नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। यूँ तो दुनिया कहती है कि आजमगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन लगता है कि शायद इस बात को बड़े राजनीतिक दल नहीं मानते और यही कारण भी है कि चुनावी अखाड़े में उनके द्वारा उतारे गए पहलवान बाहरी हैं, आयतित हैं। इन पैराशूट प्रत्याशियों को तरजीह भले ही दी जा रही है, लेकिन जनपद के लोगों का मानना है कि आजमगढ़ में भी एक से बढ़कर एक धुरंधर है, जो चुनावी अखाड़े में किसी भी पहलवान को चित करने का दम खम रखते हैं। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा गाजीपुर के रहने वाले दिनेश लाल यादव, निरहुआ सपा द्वारा इटावा के रहने वाले धर्मेंद्र यादव और बसपा द्वारा मऊ के रहने वाले भीम राजभर को आजमगढ़ सीट से मैदान में उतारा गया है। जनपद के किसी प्रत्याशी पर दांव खेलने से तीनों बड़ी पार्टियों ने गुरेज किया है, जिससे यहाँ के लोगों में निराशा व्याप्त है। गैरों पर करम, अपनों पर सितम की स्थिति से लोग हतप्रभ हैं। हालांकि यह कोई सही बात और नई बात भी नहीं। बाहुबल, राजनीतिक गढ़ और अलग फ्लेवर की राजनीति के लिए जानी जाने वाली पूर्वांचल में अपनों से ज्यादा लोगों की पसंद बाहरी व्यक्ति रहे हैं। 2019 में पूर्वांचल के 7 ऐसे सांसद थे जो अपने संसदीय क्षेत्र के निवासी नहीं थे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुप्रिया पटेल, महेंद्रनाथ पांडे, निरहुआ जैसे नेता शामिल है। ज्यादातर सीटों पर पैराशूट प्रत्याशियों पर ही वोटर्स मेहरबानी दिखाते हैं। खासकर पूर्वांचल की चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ जहाँ पीएम मोदी ने चुनाव लड़ने के लिए गंगा किनारे बनारस को चुना है, वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी पूर्वांचल का गोरखपुर ही बना रहा। पूर्वांचल की सरजमी पर लोगों का भरोसा अपने पर कम और बाहरी लोगों पर ज्यादा रहा है। बात जनपद की करें तो आजमगढ़ लोकसभा सीट से 2014 में समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतकर सांसद बने। सैफई के रहने वाले तत्कालीन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें जीत मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव जीतकर सांसद बने। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश के विधायक बनने के बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भाजपा के निरहुआ सांसद बने। 2014 से बाहरी सांसद चुने जाने का सिलसिला लगता है 2024 में भी जारी रहेगा, क्योंकि सपा के धर्मेंद्र यादव, भाजपा के निरहुआ और बसपा के भीम राजभर में से किसी के सांसद बनने की संभावना है। निश्चित तौर पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो यह सोचकर चुनती है कि प्रतिनिधि तक उसकी पहुंच आसानी से हो सके। जो बाहर के आयातित लोग आते हैं वो चुनाव के समय ही नज़र आते हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ के लोगों ने देखा भी है। पिछली बार जो यहाँ से हमारे लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए श्री दिनेश यादव जी, वैसे तो अदाकार हैं, वो कलाकार हैं, ज़्यादा समय उनका बॉम्बे बीतता होगा, लेकिन प्रयास तो उन्होंने किया यहाँ रहने का और काफ़ी समय उन्होंने जनता के बीच में दिया है। फिर भी मेरा मानना है कि अपने बीच का व्यक्ति जो रहे, जो यहाँ से जिसकी पहुँच, जिस तक पहुँच जनता की बन सके, ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने में जनता को सुविधा होती है
और जनता को अपनी बात कहने में आसानी होती है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर यहाँ का आजमगढ़ का कोई व्यक्ति आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आजमगढ़ के हित के लिए बेहतर होगा। ये जो लोग लड़ा है वो लोग बस आने और जाने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो लड़ रहे हैं वो आने और जाने वाले हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जो बाहर से आयातित नेता आते हैं वो चुनाव के समय नज़र आते हैं, उसके बाद 5 साल तक लापता रहते हैं। जनता उन्हें खोजती रहती है, अपने दुखों को लेकर के किससे कहें यह समझ से परे होता है। तो मेरा अपना मानना है कि जनता के बीच का व्यक्ति ही उनका प्रतिनिधि के रूप में चुन के जाए लोकसभा में तो ज़्यादा बेहतर है। लोग चाहते यही हैं कि यहाँ की जो है जनता, जो यहाँ के नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, वो अगर इलेक्शन लड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम लोग अपनी बात उनसे कह सकें। और बाहर के लोग आते हैं और चुनाव लड़ के चले जाते हैं, फिर उनका कोई अता पता नहीं लग पाता है किसी तरीके से। क्या यहाँ की बड़ी 10 विधानसभा है और क्या एक भी प्रत्याशी, एक भी आम आदमी को नेतृत्व? अब पता नहीं, ये तो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। चाहता तो सभी लोग यही है कि यहाँ के लोकल लोग जो है लड़ें, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों लोकल लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो लोग लड़ नहीं पाते हैं ढंग से। आप लोग क्या चाहते हैं, अगर यहाँ का रहे तो? यहाँ का रहे तो बहुत बेहतर है। क्या सुविधा मिलेगी अगर यहाँ की जनता? हम लोग अपनी बात उनसे कह सकते हैं, हमारी कोई समस्या होगी तो वो हल करा सकते हैं। हाँ, यहाँ का लोकल अगर कोई होगा तो मैं अपनी समस्या कोई भी होगी ज़मीनी स्तर पे तो मैं उनसे कह सकता हूँ। आजमगढ़ जनपद में बहुत सी अच्छी विभूतियाँ राजनीति के क्षेत्र में भी हैं। हालांकि साहित्य के क्षेत्र में तो ये साहित्य का गढ़ रहा है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी कम नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हम आजमगढ़ियों पर बड़ी राजनीतिक पार्टियां विश्वास नहीं कर रही हैं, जबकि आजमगढ़ में राजनीति के क्षेत्र में एक से एक धुरंधर हैं हर पार्टियों में। लेकिन बड़ी पार्टियां जितनी भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, बाहरी लोगों पर विश्वास कर रही हैं। हम आजमगढ़ियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। क्या कहना आप लोगों का, क्या आप लोग ऐसे लोग? हम लोगों का सभी बड़ी पार्टियों से एक अनुरोध है कि अब की बार तो जो हो गया, लेकिन आगे से कम आजमगढ़ के लोगों को तवज्जो दें और आजमगढ़ के विद्वता पर, आजमगढ़ के राजनीतिक कुशलता पर भरोसा करें। क्या लग रहा है ये लोग बाहर से लड़ने वाले आते और चले जाते? नहीं, इसमें एक तो अच्छाई आई है वर्तमान में, जो भाजपा के सांसद 1.5 साल के लिए चुने गए वो अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ रहे। इसका हो सकता है भान अन्य पार्टियों को भी हो, आगे से वो गलती न करें, अन्यथा पर्चा भरने आते हैं, जीत का वो प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आते और 5 साल गुजार देते हैं। लेकिन वर्तमान सांसद जो हैं निरहुआ जी, उन्होंने इस जो भ्रम था उसको तोड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आजमगढ़ में वो दमखम नहीं है। आजमगढ़ में पूरा दमखम है। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ सभी पार्टियों से कि आजमगढ़ियों पर भरोसा करें, क्योंकि आजमगढ़िया सबसे बढ़िया। आजमगढ़ शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए अंकुर सिंह पुत्र रमाकर सिंह निवासी गांधी नगर कॉलोनी लछरामपुर ने आरोप लगाया कि वह बीती शाम अपनी गाड़ी से अपनी दुकान लछरामपुर की तरफ से जा रहा था। रास्ते में जाम लगने के कारण उसकी गाड़ी जाम में फंस गई। यह जाम मनीष त्रिपाठी के अस्पताल के सामने लगा, जो उनकी अव्यवस्थित पार्किंग के चलते लगा था। इस दौरान अस्पताल का गार्ड आकर गाड़ी पर ठोकने लगा। जब वह गाड़ी से बाहर निकला तो मनीष त्रिपाठी के गार्ड द्वारा बदतमीजी की जाने लगी। जब मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया तो अस्पताल के 10-12 की संख्या में कर्मचारी आकर मुझे घसीटकर कैमरे के दायरे से बाहर निकालकर मारने लगे। जब मैं अपनी जान बचाकर भागने लगा तो वे लोग पुनः मुझे दौड़ा कर मारने लगे। मैं वहां से जान बचाकर भागा तो मनीष त्रिपाठी और उनके कर्मचारियों ने गाली देते हुए धमकी दी, अगर यहाँ दिखा तो जान से मार देंगे। शहर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी सहित 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। हम अपने घर से अपने दुकान के लिए जा रहे थे। दुकान आपकी कहाँ है? वहीं लछरामपुर में है, शिव मंदिर के। अच्छा, तो क्या हुआ फिर?
तो वहाँ के लिए हम जा रहे थे, तो मनीष त्रिपाठी के सामने, हॉस्पिटल के सामने जो है हमारी गाड़ी जाम की वजह से वहाँ से रुकी हुई थी। तो एक जो है हमारे बगल से, हमारी गाड़ी के बगल से एक स्कूटी वाला गया, वो ब्रेक अचानक मारा, वो अपने आप में ही गिर गया। तो हम फिर उसको जो है देखने के लिए हम साइड में लगा रहे थे, तो वहाँ के जो मतलब उनके हॉस्पिटल के कर्मचारी थे वो हमारी गाड़ी पे ठोकने लगे, और ठोक के जो है फिर हमको बोलने लगे उतरो, मतलब गाली उली देने लगे। तो हम कहे कि भैया, हालांकि वहाँ के स्थानीय लोग भी कहे कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपने से गिरा है, तो वो लोग गाली गलौज करने लगे। फिर उसके बाद हमने जो है हम खुद ही उतरे थे उनको देखने के लिए कि कौन गिरा हुआ है, तो हमसे फिर गाली गलौज करने लगे उनके जो कर्मचारी थे। एक उनके मनीष त्रिपाठी जी के भाई थे, उनका नाम दीपक पांडे है, वही मेन हमको खींच के ले गए, कहे कि चलो तुमको बताते हैं, गाली गलौज करने। फिर हमने कहा कि भैया थोड़ा आराम से, हमने भी कहा कि आप गाली गलौज मत करिए, आप खुद किसी से पूछ लीजिए, हमारी कोई गलती नहीं। तो फिर गाली गलौज, फिर एक अंदर से कोई आया, अंदर से उनके यहाँ से मतलब 6-7 लोग आए हाकिम के लिए, तुरंत जो है मतलब गाली गलौज करके एक लोग हमारे हेलमेट से हमारे आँख पे मारे। फिर वो अंदर से 4-5 लोग फिर आए वहाँ से, फिर मारना स्टार्ट कर दिए, खींच के हमको हॉस्पिटल के साइड लेते गए और हमको मारने लगे। फिर वहाँ के अगल बगल के सभी लोग रोकने लगे, वो लोग हालांकि हमारे पहचान के भी थे, तो वो लोग रोकने लगे। फिर वहाँ पे किसी तरीके से हमको लोग वहाँ से बोले कि आप जान छुड़ा के भागिए, नहीं तो सब मार देंगे, क्योंकि गनर उनर और भी उनके मनीष त्रिपाठी के आ गए थे, तो मनीष त्रिपाठी भी बाद में आ गए। अच्छा, तो वो भी आपके हाथ उठाए हैं मनीष त्रिपाठी? वो नहीं हाथ उठाए, नहीं, उनके साथ वाले जितने थे सभी लोग, करीब 12-15 लोग ये लोग थे, सभी लोग। आपको सब लोग मिले अकेले मिलके मारे? सबको, सब लोग अकेले मारे हैं। हालांकि वहाँ पे जितने स्थानीय लोग थे वो लोग खुद ही रोकने लगे हैं, कह रहे भैया आप लोग गलत कर रहे हो, वो सब मतलब उसमें से तो 3-4 ड्रिंक किए हुए थे, वो लोग जो है मतलब लगे मारने। फिर उसके बाद हम किसी तरीके से वहाँ से हटे। तो आप आए हैं कोतवाली में, क्या चाहते हैं, क्या आप तहरीर दिए हैं? जी, हम यही चाहते हैं कि उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि वो लोग बहुत अभद्रता से व्यवहार करते हैं और हमेशा गाली गलौज, उनके यहाँ हमेशा आए दिन जो है जाम लगना होता है, मतलब एकदम गुंडों की तरह आज व्यवहार किए, जिस तरीके से किए कभी आज तक हमने ऐसा देखा नहीं। तो आपने तहरीर में मनीष त्रिपाठी का भी नाम लिया है? जी, उनका भी लिया है। ठीक, क्योंकि उन्हीं के दम पे ये लोग सभी लोग जो है गुंडागर्दी करते हैं। ठीक। इस बाबत डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मैं डॉक्टर हूं, गुंडा नहीं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार और बेबुनियाद है। अस्पताल के सामने दुर्घटना होने के बाद मेरे स्टाफ द्वारा सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए मामला हल करने में मदद की जा रही थी, जो अस्पताल के लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। एक इमरजेंसी मरीज आने पर अस्पताल के सामने से लगी भीड़ को हटाने की बात कही गई, तो आरोपी और उसके साथियों द्वारा मामले को तूल दिया जा रहा है। मैं घटना के समय ईद मिलने अपने परिचित के घर गया था। मुझे फोन कर सूचना दी गई। सूचना के बाद मैं मौके पर पहुंचा और अंकुर सिंह और उनके साथियों से हाथ जोड़कर विनती कर विवाद को समाप्त करने की बात कही गई। अंकुर सिंह और उनके साथियों द्वारा मेरे भाई को मारा पीटा गया, उसके एक हाथ की अंगुली भी टूट गई है। मैंने शहर कोतवाली में घटना के बाबत तहरीर दी और मांग किया कि मेरे भाई का मेडिकल करवा दिया जाए, लेकिन रात में मेरे भाई का मेडिकल नहीं करवाया गया। मेरी पुलिस प्रशासन से मांग है कि मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रवार सुबह मेरे द्वारा पुलिस को पूरे घटनाक्रम का वीडियो दिखाया गया। मैं मौके पर था नहीं, मैं अपने मित्र ईद पे मिलने गया था उनके घर। वहाँ पे मुझे पता चला कि अस्पताल पे कुछ लोग आपके भाई को मार रहे हैं। मुझे फ़ोन आया कि आपके भाई को मार रहे हैं, तो मैं वहाँ से तेज़ी से भाग के आया और मैं फ़ोन भी पुलिस को मैंने ही फ़ोन इन्फॉर्म किया कि मेरे अस्पताल पर झगड़ा हो गई है, मार हो गई है, तुरंत फोर्स भेजिए। फिर मैं जब यहाँ पर आया तो देखा कि मेरा भाई भी घायल था और वो लोग पब्लिक जो है, जो लड़के मारे थे मेरे भाई को, उसको पकड़ के रखे थे। मैं ही उसको छुड़ा के अस्पताल के अंदर लाया और उसके घर वाले कुछ लोग उसकी तरफ से आए, धमकी देने लगे कि आपका अस्पताल गिरवा देंगे, ये कर देंगे, बताते हैं आप लोग हल्के हमको समझे हैं, बहुत आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम कहे अगर ऐसी बात है, मैं उनसे हाथ जोड़ के, मैं सारा वीडियो मेरे पास है, उसमें हाथ जोड़ के उनसे बोल रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है, आप पुलिस बुलाएं और पुलिस आके निष्पक्ष जांच कर देगी।
सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कार सवार है उसने एक स्कूटी सवार को गिरा दिया है। जी। उसके बाद वो उसको देखने जो घटनाक्रम ऐसा रहा है कि उधर से कार तेजी से आई है और एक स्कूटी वाला बगल से जा रहा है, उसको धक्का मार दिए, स्कूटी वाला गिर गया। गाड़ी इनकी रुकी तो एक मेरा स्टाफ बाहर खड़ा था और तुरंत हमारे सिक्योरिटी गार्ड वो सब लोग गेट पर थे। वो सारा वीडियो मैं आपको दे दूंगा। वो लड़का उसको रोका कि अरे भाई देख तो लोग, तुम एक्सीडेंट किए हो किसी को। तो ये लोग आगे जाके आगे गाड़ी बढ़ाए तो वो पीछे पीछे गया उनके आगे गाड़ी बढ़ा के। उस वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग धक्का मारते हुए उसको मारते हुए मेरे अस्पताल के गेट पे, जो मेरा स्टाफ उनको रोका था, उसको मारते हुए हमारे गेट पे लाया। फिर उसको धमकाना शुरू किए कि तुमको ये कर देंगे, मारेंगे, तुम अस्पताल घुस के अंदर मारेंगे, तुम डॉक्टर मनीष के स्टाफ हो, ज़्यादा हीरो बनते हो, समझते हम लोग को समझते नहीं हो करके उसको धमकी देने लगे कि अस्पताल। और आप उस वीडियो में देखेंगे उसका हाथ पकड़ के मोड़ते हुए अस्पताल के गेट के अंदर घुसने की कोशिश भी किए। जो गार्ड हमारा गेट फिर बंद कर दिया। गेट पर सारी पूरी भीड़ इकट्ठा होने लगी और आसपास की जो जितनी पब्लिक दुकान वाले हैं सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। तो एक इमरजेंसी आप वीडियो में भी देखेंगे, एक इमरजेंसी एम्बुलेंस आती है जो गेट ब्लॉक होने के कारण रोड के उधर जाके एम्बुलेंस खड़ी है। तो मेरा भाई आता है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, इमरजेंसी आई है, उसको अंदर आने दीजिए। पूरा मामला गेट पे ही चल रहा था, ये लोग हटने तैयार नहीं थे। इनके पास 4-6 लोग आ गए थे, जो वीडियो में सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये लोग जब हटने नाम नहीं ले रहे तो फिर मेरा भाई उनको ज़बरदस्ती कि आप लोग किनारे हो जाइए, एक तरफ हो जाइए, गेट तो खाली कीजिए, अस्पताल है, इमरजेंसी आई हुई है। ये लोग उधर जब ये उनको हटाने की कोशिश किया तो उसको लोग मारे, हाथ पे मारे, सर पे मारे, आँख उसकी पूरी लाल हो गई थी, सर सूज गया है, हाथ में भी अभी सूजन है। तो रात को ही फिर ये लोग जाके एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दिए कि ऐसी घटना हमारी साथ हुई है। रात में मेडिकल नहीं कराया गया, अभी सुबह फिर उनको बुला के मेडिकल के लिए ले गया गया। अभी पुलिस भी आई थी, सीसीटीवी फुटेज की उन्होंने जांच किया है, तो क्या देखा गया उनके द्वारा? उसमें यही देखा गया है कि जो मैं पूरा घटनाक्रम बताया हूँ कि स्कूटी को उसने धक्का मारा है। मेरा स्टाफ सिंपली, बस आप लोग भी देख सकते हैं, नॉर्मल बात कर रहा है, रोका है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, तुम लोग धक्का मारे हो। तो ये लोग उसको फिर मारते हुए, धक्का मारते हुए और हाथ मोड़ते हुए गेट के सामने, अस्पताल गेट के सामने लाए। फिर उसका हाथ मोड़ते हुए अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे कि जो है तुम उसको, जो उसने बताया, बयान दिया कि मुझको मारते हुए कि तुम डॉक्टर मनीष के आदमी हो, तो बताते हैं अंदर घुस के मारेंगे तुमको। आपका नाम क्यों घसीटा जा रहा है? आपको क्या लग रहा है क्यों घसीटा गया इसमें? जब आप नहीं थे यहाँ मौके पर तो आपका नाम क्यों लिया जा रहा है? ये लोग दो चीज़ हो सकती है, या तो धन उगाही के लिए कि बड़े आदमी जो इनका नाम लिया जाए, इनसे पैसे, इनको हड़का के इनसे तो पैसे लिए जाए मामला दबाने के लिए, और या तो पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है, जिसका मैं सही से उसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन मैं न्याय चाहता हूँ। मैं कल रात से बार बार यही बोल रहा हूँ कि मतलब अगर दोनों पक्ष ने एप्लीकेशन दिया है तो न्याय किया जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोनों की। किसी को भी चोट लगती है, अगर आप मुझको मारते हैं, मुझे यहाँ चेहरे पे गाल मेरा सूजा है, अब आप मेरा 12 घंटे बाद मेडिकल जाके कराएंगे तो उसमें सूजन तो नहीं दिखाई देगी। जो भी चोट है, जो उसकी आंख में लाल है, सुबह तो अभी गया है तब भी आंख लाल थी, लेकिन जो रात में लाल थी पूरी आंख खून जैसे सनाई लगा था, खून से भरा हुआ है। अभी वो सूजन आंख की कम है, आंख में हल्की लालिमा है। ये भी आरोप है कि आप बाउंसरों का प्रयोग करते हैं, आप क्या बाउंसर? सर आप पिछले मैं यहाँ 8 साल से हूँ, मैं लगातार एक ही काम करता हूँ। आजमगढ़ में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, मैं वहाँ कोशिश करता हूँ कि नए खिलाड़ियों को मौका मिले, उनको आगे बढ़ाया जाए। जितने पहलवान हैं उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि कुश्ती में अच्छे अच्छे लड़के, अपना गरीब लड़का जीवन भर करियर बनाता है और उसका जीवन कुछ बना नहीं पाता, उसका करियर बर्बाद हो जाता है, कि उसको मार्गदर्शन हो सके, जिसके लिए मैं लगातार काम भी कर रहा हूँ। तो ये मैं गुंडागर्दी, मारपीट, ऐसी बातें मेरे लिए शोभा, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक डॉक्टर इस तरह की हरकत करेगा। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल बताया कि वादी अंकुर सिंह निवासी लछीरामपुर थाना कोतवाली की तहरीर पर डॉ मनीष त्रिपाठी व 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 207/24 धारा 34, 323, 504, 506 का दर्ज किया गया है। शीघ्र ही जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के हेमंत पांडे के तरफ से भी अंकुर सिंह के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें कुछ लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। मेडिकल के बाद कार्रवाई की जाएगी। वादी द्वारा थाने पर आकर ये तहरीर दी गई कि लक्ष्मीरामपुर पर अस्पताल के सामने कुछ गार्ड आके उसकी गाड़ी पे मारने लगे। इसके बाद उसके साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया गया।
जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 27/24 धारा 34, 323, 504 व 506 IPC कायम किया गया है। मनीष त्रिपाठी व 10-12 अज्ञात लोगों के विरुद्ध शीघ्र ही जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हेमंत पांडे की तरफ से एक तहरीर आई है जिसमें उन्होंने अंकुर सिंह पर आरोप लगाया। इसमें कुछ लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया और शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। एसपी कार्यालय पर शुक्रवार को एक महिला ग्राम प्रधान ने अपने पति व पति के परिजनों पर विकास कार्यों को रोकने, मारपीट व धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुरक्षा कर्मी की मांग की है। एसपी कार्यालय पर पहुंची अहरौला ब्लॉक के पक्खनपुर गांव की ग्राम प्रधान पुनीता गोंड ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि वह अपने पति जितेंद्र गोंड की प्रताड़ना से तंग आकर अहरौला बाजार में किराए के मकान में कमरा लेकर रहती है और वहीं से गांव के विकास कार्यों को अपनी देख रेख में संपादित करती है। गांव में विकास कार्यों के सत्यापन हेतु वह गांव में जा रही थी तो उसके पति जितेंद्र गौड़, भाभी जेवन, राम धंदर, जितेंद्र की मां सुधाना, रविंद्र गौड़ हमको गालियां एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट पर उतारू हो गए तथा गांव के विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वह छिपकर गांव में जाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। इसके बावजूद भी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जान माल की धमकी दी जाती है। महिला ग्राम प्रधान ने कहा कि पति फर्जी काम कराकर पैसे की डिमांड करते हैं, जबकि वह कोई भी अनैतिक काम नहीं करना चाहती। पीड़िता ग्राम प्रधान ने एसपी से जान माल की गुहार लगाते हुए सुरक्षा कर्मी की मांग की है। क्या हैं आप, कहाँ की प्रधान हैं? जी, मैं बीबी पक्खनपुर के प्रधान हूँ। कौन सा विकास खंड पड़ता है? विकास खंड अहरौला। अच्छा, क्या मामला है कि आप एसपी साहब के यहाँ हैं? सर, हम यहाँ यहाँ इसलिए आए थे कि हमें सुरक्षा चाहिए। किससे सुरक्षा? मतलब कहीं भी काम कराना चाहते हैं, सब लोग धमकी देते हैं, मारने चले जाते हैं। कौन लोग हैं? वही मतलब हमारे ससुराल वाले। ससुराल वाले? जी। कौन कौन है उसमें शामिल? पति? जी, उनके परिवार पूरे। क्या नाम है? भाभी, पति का नाम जितेंद्र गौड़ है और उनकी भाभी का नाम कंचन और उनके भैया का नाम रामचंद्र और रविंदर, सब लोग। क्यों मारना चाहते हैं, क्या कारण है? कारण ये है सर, जो मतलब वो प्रधान की है, उसके बाद वो शराब वराब पीने लगे, उसके बाद हमें प्रताड़ित करने लगे शारीरिक रूप से। तो इसलिए हम उनसे तंग होकर हम कप्तानगंज वाले रोड पे मकान लेकर रह रहे हैं, रूम। तो उस समय 7 बजे आए थे, धमकाने लगे 5 तारीख को। तो इसलिए हम इसीलिए आए थे यहाँ पर। तो क्या विकास कार्य नहीं करने देते हैं, पैसा मांगते हैं, क्या करते हैं? पैसा जी, वही सब करते हैं। विकास कार्य नहीं करने देते? नहीं सर, पैसा मांग रहे हैं जी। कि हम कराएंगे विकास कार्य, हमको पैसा चाहिए। जी, वो फर्जेंटी काम कराना चाह रहे हैं। फर्जेंटी काम कराना जी, तो ये हम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए वो सब। कितने पैसे की डिमांड किए थे, कुछ बताएं? नहीं सर, डिमांड नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि हम काम कराएंगे। अच्छा, सब काम वो कराएंगे? जी। और प्रधानी में दस्तखत खाली आप करेंगे? जी, अगर कोई फंसेगा तो हम ही फंसेंगे ना सर। हाँ। तो क्या चाहती हैं आप एसपी साहब के यहाँ आई हैं? सर, हम यही चाह रहे हैं कि मतलब हम 2 साल के और प्रधान हैं, वही हमें सुरक्षा चाहिए। जहाँ जहाँ मतलब चाहिए हमें काम कराना चाहते हैं, वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। अच्छा, ससुराल वालों से सुरक्षा चाहिए? जी, ठीक। सिर्फ विकास करना है हमें, बस कुछ नहीं करना है। ठीक। वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि महिला ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि वह गांव में अच्छे विकास कार्य करना चाहती है, लेकिन उनके पति व रिश्तेदार गलत काम करना चाहते हैं। इसकी जांच के लिए अहरौला थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। मामले की जांच कर यह भी पता लगाया जाएगा कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं। एक महिला प्रधान द्वारा आकर ये शिकायत करेगी कि जो वो कार्य कराना चाहती है उसमें वो गलत काम कराना चाहते हैं और इस चीज़ के लेके वो शिकायत आई थी कि उसके पति और उसके कुछ रिश्तेदार गलत कार्य में लिप्त होना चाहते हैं और वो अच्छे काम कराना चाहती है। इसका प्रार्थना पत्र है, इसकी जांच एसओ अहरौला को सौंपी गई है और शीघ्र ही इसमें जांच करके नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की गुहार भी लगाई, सुरक्षा उसको उपलब्ध कराई जाएगी? हाँ, इसकी जांच सौंपी गई है कि इसको क्या आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकता है नहीं है, इसकी भी जांच की जाएगी और आवश्यकता होगी तो उसको सुरक्षा मुहैया भी कराई जाएगी।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के भुवना बुजुर्ग गांव में कूड़ा निस्तारण केंद्र मार्ग की पैमाइश करने गए लेखपाल रघुवंश सिंह की प्रधान पति और उसके समर्थकों ने शुक्रवार को नापी के दौरान ही लाठी, राड और डंडों से जमकर पीटा और सरकारी कार्य में व्यवधान किया गया और सर्किल के नक्शे को फाड़ दिया। लेखपाल की तहरीर पर जियनपुर कोतवाली में प्रधान पति श्याम अचल राजभर सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। ग्राम सभा भुवना बुजुर्ग की प्रधान रीना देवी ने 4 अप्रैल 2024 को उपजिलाधिकारी सगड़ी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में आरसीसी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गाटा संख्या 748 के दक्षिणी छोर पर नवीन रास्ते के निर्माण का सीमांकन अभी बाकी है। काम चल रहा है, परंतु अमरेश राय उर्फ अंशु इत्यादि ने जेसीबी से मिट्टी की अत्यधिक मात्रा में खुदाई कर दी है, जिससे काम में व्यवधान आ रहा है। मना करने पर उक्त व्यक्ति आमादा फौजदारी है। प्रधान के प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार ने राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को स्वयं जाकर नियमानुसार समाधान करने का निर्देश 4 अप्रैल 2024 को दिया था। जियनपुर कोतवाली में शुक्रवार को तहरीर देकर लेखपाल रघुवंश सिंह ने कहा कि एसडीएम के आदेश के अनुपालन में भुवना बुजुर्ग स्थित गाटा संख्या 748 का सीमांकन शुक्रवार को किया जा रहा था। मौके पर प्रधान पति श्याम अचल राजभर, अनिल राजभर, अभय राजभर, जितेंद्र राजभर और रविंद्र राम राजभर गोल बनाकर उपस्थित थे। पैमाइश की शुरुआत से ही उक्त लोग विवाद करना चाह रहे थे और शासकीय कार्य में बार बार बाधा पहुंचा रहे थे। उनके मन मुताबिक सीमांकन न होने पर मुझे धक्का देकर गिरा दिया गया, शासकीय नक्शा फाड़ दिया। इस बीच उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त लोगों ने लोहे की पाइप, लाठी, डंडा आदि से मुझे मारा पीटा और जान मारने की धमकी दी, जिससे मुझे काफी चोटें आई है। लेखपाल की पिटाई की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में लेखपाल कोतवाली पहुंच गए। उपजिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार भी कोतवाली पर आ गए। लेखपाल की तहरीर पर प्रधान पति श्याम अचल राजभर, अनिल राजभर, अभय राजभर, जितेंद्र राजभर और रविंद्र राम के विरुद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रधान पति पर मुकदमा दर्ज होने के बाद क्षेत्र के लेखपाल भी आक्रोशित हो उठे। बड़ी संख्या में प्रधान अजमतगढ़ ब्लॉक पहुंचे और नारेबाजी करते हुए लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले में अजमतगढ़ ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष दीपक यादव ने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सिर्फ प्रधान पति ही दोषी नहीं है, लेखपाल भी दोषी है। लेखपाल ने भी गाली गलौज और मारपीट की है, इसलिए हमारी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहा कि लेखपाल पर कार्रवाई के लिए हम लोग पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे। मैं लेखपाल कार्यरत हूँ। क्या मामला? वहाँ पे मामला ये था कि काफ़ी समय से पहले वहाँ आर्ट सेंटर बन रहा था, तो आधा निर्माण वैभव हो चुका है। कल रास्ते का वहाँ पे दिक्कत थी, तो प्रधान जी को आज समय दिया गया था। तो वहाँ पे जब हम लोग मौके पे गए तो अगल बगल जो चकदार है उनसे थोड़ा दिक्कत थी उनकी पहले से भी। वो चाहते थे चक के बीच में रास्ता बन जाए, तो मैंने कहा जब आपको ज़मीन वहाँ एक्सट्रैक्ट नए साइड से मिल रही सरकारी भूमि, तो आप यहाँ से क्यों कर रहे हैं? तो इसी बात को लेकर वो अब प्री प्लानिंग करके अपना आए थे, डंडा लेके आए थे कि अगर काम हमारा नहीं हो तो हम इनके ऊपर हाथापाई करेंगे। कौन प्रधान थे? तो ये सोनू राजभर हैं, प्रधान की पत्नी है, और वहाँ प्रधान प्रतिनिधि ये भी बनते हैं, एक रविंद्र राम है वो भी बनते हैं, वहाँ कई सारे प्रधान प्रतिनिधि बनते हैं अपने आप को। और फिर ये लोग मिल करके मुझे और जो जिनका चक है उन लोग को लाठी डंडे से मार पिटाई किए, चोटें भी आई काफ़ी। बस यही। थाने पर तहरीर आप दिए हैं? हाँ दिया हूँ। क्या चाहते हैं आप? उनके खिलाफ एकदम सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, क्योंकि आज मैं लेखपाल हूँ, कल कोई और होगा, कल उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, उसको मारपीट देंगे, मर जाएंगे, तब क्या होगा? कौन जिंदा लेगा? दिनांक 12 अप्रैल 2024 को थाना जियनपुर पर थाना जियनपुर के गांव भुवना बुजुर्ग में
लेखपाल और प्रधान के बीच में मारपीट का वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लिया जा चुका है। वीडियो में दो पक्षों के बीच में और लेखपाल के बीच में झड़झड़प, गाली गलौज और मारपीट के संबंध में वीडियो प्राप्त हुई है। लेखपाल द्वारा थाना जीएनपुर पर आकर तहरीर भी दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और मैं इस वीडियो का संज्ञान में लोग लिए सभी प्रधान साथी, उस वीडियो में केवल प्रधान ही दोषी नहीं है, बल्कि लेखपाल साहब भी दोषी हैं। लेखपाल साहब भी लात जूता और गाली गलौज कर रहे हैं। देखते हुए इनका वीडियो हम लोगों ने देखा है कि लेखपाल महोदय भी गाली गुप्ता और मारपीट कर रहे हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने वीडियो को संज्ञान में लिया है। हम भी आदरणीय कप्तान साहब से और लोग और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और इस पर वार्ता करेंगे, क्योंकि एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस मामले का पूरी प्रकरण का जांच होनी चाहिए। इसके बाद कोई जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो प्रधान संगठन कतई चुप नहीं रहेगा। इसके लिए जो भी करना होगा उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। क्योंकि ये प्रधान के ऊपर लोग कह रहे हैं प्रधान ने जान से मारने की धमकी दी है, प्रधान उनको मारना चाहते, 308 जो भी मुकदमा लगाना चाहते हैं। हम यही चाहेंगे कि उस प्रकरण की पूरी निष्पक्षता से जांच हो। इसके बाद चाहे प्रधान दोषी हो चाहे लेखपाल दोषी हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कोई हम लोग को आपत्ति नहीं। लेकिन एक पक्षी कार्रवाई से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, न्याय के लिए कहीं जाना पड़ेगा। हम लोग हमारा संगठन जाएगा, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जनपद के सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अभिभावकों पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ के भी मामले को डीएम के समक्ष रखते हुए तत्काल रोक लगाए जाने की मांग किया। इस दौरान महासंघ ने एनसीईआरटी अनिवार्य कर आर्थिक शोषण पर रोक लगाए जैसी तख्तियों को लेकर कार्यालय के बाहर जागरूकता दिखाने का प्रयास किया। अभिभावक महासंघ के जिला अध्यक्ष सत्या सिंह परिहार ने कहा कि निजी विद्यालयों में पुस्तकों की खरीदारी सीबीएसई संबद्धता नियमावली के अनुसार विद्यालयों को केवल एनसीईआरटी द्वारा का चाहिए, परंतु जनपद के समस्त विद्यालय द्वारा अपने चहेते निजी प्रकाशकों के पुस्तकों को ही क्रय किए जाने को निर्देशित किया जा रहा है। इन पुस्तकों का मूल्य एनसीईआरटी के पुस्तकों से कहीं गुना अधिक है, जिसके कारण अभिभावकों को हर साल नए एडमिशन के साथ महंगी पुस्तकों की खरीदारी के कारण दोहरा भार झेलना पड़ रहा है। संघ ने आरोप लगाया कि चहेते प्रकाशकों की पुस्तकों के खरीदारी करने के लिए विद्यालय प्रबंधकों द्वारा बकायदा अपने ही प्रिय दुकानदार भी चयनित कर रखा है, जिसका फायदा दुकानदार उठा रहे हैं और मनमाना रेट वसूल रहे हैं। इस अवसर पर अमित चौरसिया, रेणु देवी, संजय वर्मा, अनिल वर्मा, रवि सिंह, रणविजय सिंह, जगपाल चौरसिया, नमन सिंह सहित अन्य अभिभावक मौजूद रहे। आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए थे एक ज्ञापन लेके, जो निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी तरीके से अभिभावकों के ऊपर जो बोझ लादा जा रहा है, उनके निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किताबों, कापियों और पेंसिल, रबड़, इवन स्टेशनरी के जितने भी सामान है किसी एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के, उसके विरोध में हमने एक ज्ञापन माननीय डीएम साहब को दिया है। क्या मांगे आप? हमारी मांगे है कि सिर्फ जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, आदेश है कि एनसीईआरटी की बुक सभी स्कूलों में लागू करी जाए, आप सभी विद्यालयों पे उसको उस आदेश का पालन करवाइए। क्या आश्वासन तो जी देखिए, अगर मैं सही उससे कहूँ तो ये टाल मटोल वाली बातें थी सिर्फ। माननीय अधिकारियों द्वारा ऐसे आश्वासन का तो मैं क्या ही बताऊँ कि जो स्वयं कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी तो वहाँ पढ़ रहे हैं। भाई हो सकता है आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आप सक्षम हैं, लेकिन आम अभिभावक, आम जनता, उनके बच्चे शायद उस जो उनके पॉकेट के ऊपर मार पड़ती है जो झेलते हैं, वो शायद उसके लिए सक्षम नहीं है। तो उन्होंने तो ऐसे ही बस एक तरह से, सर इसकी लड़ाई ये कोई मल्ल युद्ध थोड़ी ना है, ये तो हमारे अधिकारों की बात है। लड़ाई है आम जनमानस की लड़ाई है ये मुझे लगता है कि ये नॉट इवन ज़िले की बात है, ये प्रदेश बल्कि देश के सभी अभिभावक जिनके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इसकी मार से झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरी बात से वो इत्तेफाक भी रखते हैं। अभिभावक महासंघ इसकी लड़ाई बराबर इस मुद्दे को लगातार उठाता है और आगे भी उठाता रहेगा। आम जनमानस तक अपनी बात रखेगा कि भाई अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम आप अपने लिए आवाज़ तो उठाइए। जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में नवनियुक्त यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी गणों का तथा जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष गण का स्वागत सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष ने उपस्थित पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को तेज धार देने के लिए नए पदाधिकारियों को जगह दी गई है। संगठन को क्रियाशील करना होगा।
गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए बड़े पैमाने पर संगठित होकर कार्यकर्ताओं को कार्य करना होगा। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा महिला, युवा, किसान पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय की चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि सरकार आने पर इन 5 स्तंभों को लागू करके देश में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है उसको समाप्त किया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार, पेपर लीक पर नया कानून बनाकर विद्यार्थियों के साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद व भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ की संस्कार व संस्कृति के अनुरूप डिजर्व नहीं करते। लोकसभा का चुनाव सामने है। जिला कांग्रेस कमेटी जो अभी तक हमारे कुछ निष्क्रिय जो पदाधिकारी थे या जो किसी दलों में चले गए थे छोड़ करके, उनकी जगह हम लोगों ने नए पदाधिकारी बनाए। जैसे जिला कांग्रेस कमेटी में कुछ महासचिव नए बनाए गए, कुछ सचिव थे उनका प्रमोशन करके उनको महासचिव बनाया गया। हमारे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हरिओम उपाध्याय जी, इन्होंने आज अपनी इनकी कमेटी जारी हुई है, कमेटी की सूची आई है, इनके सारे पदाधिकारी बनाए गए। कुछ ब्लॉक अध्यक्ष जो अन्य दलों में चले गए थे या निष्क्रिय हो चुके थे उनको बदला गया। आज उनका स्वागत समारोह रखा गया। देखिए, तैयारी कांग्रेस का अलायंस आप जान ही रहे हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मैं आप प्रेस के माध्यम के लोगों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी, इंडिया गठबंधन को भी और आजमगढ़ जनपद के लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि विगत 4 वर्षों में आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी पूरी टीम के साथ जिस तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई, मैं समझता हूं कि आप लोग खुद इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल मजबूती के साथ जिस तरह विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए कोई निभा नहीं पाया। आवश्यकता पड़ने पर जनहित को लेकर के हम लोग को जेल भी जाना पड़ा हमें, उससे भी कहीं गुरेज कोई नहीं रहा। क्योंकि देश से भाजपा सरकार को हटाना है, एक ऐसी सत्ता को हटाना है जो समाज को बांट रही है, जो देश में नफरत फैला रही है, जो संसाधनों को बेच रही है, जो रोजगार को समाप्त कर रही है, जो झूठे वादे करके आई थी, अब उसका जाने का समय आ गया है। ऐसे में जात धर्म की राजनीति में जो उन्होंने एक माहौल पैदा किया, जो उन्होंने जहर बोया, उसकी काट के लिए इंडिया गठबंधन जो एक साथ आया है, निश्चित रूप से मत विभाजन नहीं होगा। और हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में छोटी सी बैठक थी, जो हमारे प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनसे भी बातचीत हुई है। आगामी 18 तारीख को हम लोग जो है एक कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस पूरे अपने जो भी पीसीसी सदस्य, एआईसीसी सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के लोग, न्याय पंचायत के लोग, सारे लोग इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद आगे की रणनीति तय होगी और निश्चित रूप से हमारा एक एक कार्यकर्ता जो गांव तक, जो आप लोगों को शायद याद होगा कि हम लोगों की विधानसभा स्तर पर ट्रेनिंगें हुई थी न्याय पंचायत की, ग्राम कांग्रेस की। तो हमारी जो न्याय पंचायत है, जो ग्राम कांग्रेस है, जो हम लोगों ने अब तक एक संगठन बनाया था, जो ये निराशा थी कि हमारे पास कोई जाति जनाधार नहीं है, तो आज जाति जनाधार भी हमारे साथ है, पूरा इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। एक ऐसा प्रत्याशी जो महज आज 8,000 वोटों से एक ऐसे व्यक्ति से हारा था जो आजमगढ़ के संस्कार के अनुसार, इसकी संस्कृति के अनुसार कहीं से डिजर्व नहीं करता। निश्चित रूप से आजमगढ़ के लोग जलगू राज शास्त्री की धरती है, जहाँ चंद्रजीत यादव जैसे नेता हुए, जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन और अयोध्या सिंह उपाध्याय की धरती है, ऐसी धरती पर वह ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताएगी जो नेता है, जो सबका है, जिसने आजमगढ़ का विकास किया है। हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियोद कला केंद्र आजमगढ़ में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण को पूरे मनोयोग से प्राप्त करें। प्रशिक्षण में यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण अवश्य करा लें। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन यदि किसी भी बूथ पर समस्या होती है, कहीं किसी बूथ पर ईवीएम नहीं चल रहा है या अन्य कोई समस्या होती है, तो प्रथम रिस्पॉन्डर अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है। इसलिए पूरी निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराना उनकी विशेष जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मतदान टोली को यदि कोई समस्या होती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में उन्हें मार्गदर्शन देंगे।
उन्होंने कहा कि ईवीएम की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को पूरी अच्छी तरह से प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रातःकाल मॉक पोल के समय आप अपने क्षेत्र के किसी न किसी मतदान केंद्र पर अवश्य उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से ईवीएम की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो ईवीएम आपके पास है वह आपकी अभिरक्षा से बाहर नहीं जानी चाहिए। वह उसी वाहन में रहेगी जिसमें जीपीएस लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के पश्चात ईवीएम लेकर कोई भी अधिकारी किसी निजी भवन, दोस्त, रिश्तेदार या अन्य किसी भी स्थान पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियां मतदान समाप्ति के पश्चात निर्धारित वाहन से सुरक्षा बल के साथ ही ईवीएम को निर्धारित स्थान पर पहुंचाएंगे। ईवीएम को जीपीएस युक्त वाहन एवं पूरे सुरक्षा बल के साथ निर्धारित स्थान पर स्ट्रांग रूम में जमा कराना सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के पश्चात समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रांतर्गत यह सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम से संबंधित समस्त उपकरण उचित स्थान स्ट्रांग रूम में पहुंच गए हैं अथवा नहीं। उसके पश्चात अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम किसी भी दशा में निर्धारित वाहन के अतिरिक्त अन्य किसी वाहन में नहीं ले जाया जाएगा। यदि वह वाहन खराब हो जाता है तो अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क करते हुए रिजर्व किए गए जीपीएस युक्त वाहन से ही ईवीएम को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि सभी ने अपने क्षेत्रांतर्गत समस्त पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण कर लिया है। यदि उसमें कोई संशोधन लग रहा है तो अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि किसी प्रत्याशी के नामांकन के कारण किसी क्षेत्र विशेष में वेलनरेबिलिटी बढ़ रही है तो अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि जो ऐप आपको बताए गए हैं उसको अच्छे ढंग से समझ लें। इसके पश्चात समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा हरियोद कला केंद्र में ईवीएम की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के दृष्टिगत तेजी से पानी टंकी के निर्माण एवं ओवरहेड टैंक के निर्माण के कार्यों को पूर्ण कर अधिक से अधिक रेगुलर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि जो भी निर्माण कार्य अधूरे हैं उसे तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पाइपलाइन लगाने एवं पानी कनेक्शन देने में भी तेजी लाई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पड़ने वाली भीषण गर्मी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से पेयजल से संबंधित शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण वासी शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की समस्या आने पर सहायक अभियंता के मोबाइल नंबर पर कॉल कर 24 घंटे में किसी भी समय अपनी समस्या को अवगत करा सकते हैं। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, सहायक अभियंता जल निगम ग्रामीण एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए, जल जीवन मिशन में अभी हम लोग का 68% काम हो गया है और गर्मी के दृष्टिगत हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है जो 24 घंटे ऑपरेटर रहेगा। वो सर्कुलेट भी कर दिया गया है और हम लोग का प्राइम फोकस है कि रेगुलर वाटर सप्लाई हम लोग चालू करें। जितनी भी टंकियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं या कंप्लीट होने के कगार पे भी हैं, जहाँ पे जैसे अभी ओवरहेड टैंक नहीं बना है तो वहाँ हम डायरेक्ट सप्लाई से भी पानी प्रोवाइड कराने का पूरा फोकस किए हुए हैं। और किसी भी समस्या के लिए 24 घंटे के लिए हमारा जो है हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कंट्रोल रूम स्थापित हो गया है। बिल्कुल मिलेगी और काम बहुत तीव्र गति से हो रहा है और डीएम साहब का भी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके आप पानी सप्लाई चालू करें, जितनी भी योजनाएं हैं, ताकि जो है इस गर्मी में ज़्यादातर लोगों को पानी से राहत मिले। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library,
indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.